जी, तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज सेल के ऑर्गेनल्स। सेल के ऑर्गेनल्स, बल्कि मैं पहले ये कहूँ कि सेल के तमाम कंटेंट्स को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। कुछ को कहा कंपोनेंट्स, ये वो पार्ट्स थे सेल के जो अपनी जगह तब्दील नहीं कर पा रहे। दूसरे के लाए ऑर्गेनल्स, जिनकी सेल के अंदर जगह फिक्स होना ज़रूरी नहीं है, जगह तब्दील की जा सकती है। और ऑर्गेनल्स की अब डेफिनेशन करें तो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी खास काम के लिए मखसूस है। आज जिन ऑर्गेनल्स की बारी है उनमें सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रही हैं। पहले कुछ चीज़ों को इनकार किया, फिर इकरार किया। बहरहाल पहले नाम का मतलब, कल हमने आपको बताया था कि सेल का साइटोप्लाज्म दो तरह का है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म कौन सा था? जो निस्बतन सेल के सेंटर में पाया जाता है। अब उसी के नाम से ये बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब क्या है? ये सेल के निस्बतन मरकज़ में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। हकीकत ये है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इनकी एक बड़ी तादाद न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड नज़र आती है इस तरह से। और रेटिकुलम का मतलब क्या है? नेटवर्क, एक जालदारी है, सिस्टम है अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़े हुए हैं, वैसे भी पड़े हुए हैं। बेशतर ये एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये तो हमने इनकी लोकेशन का जिक्र किया, लेकिन हमने जो अपने रूटीन के हेडिंग्स मुकर्रर की हैं वहाँ आते हैं। सबसे पहले क्या थी? अकरेंस। अकरेंस के लिहाज से दीज आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। ये टर्म पहले दफा इस्तेमाल हुई तो इसलिए ज़रा आज क्लियर करना है। प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं। जब हम किसी के बारे में कहें कि ये यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, तो समझ लेना कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोट में नहीं। लोकेशन अभी आपको बताया एंडोप्लाज्म में है। एंडोप्लाज्म लोकेशन ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ लिख दें साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लेकिन कसरत से कहाँ पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्म। बाद सेल्स में एंडोप्लाज्म नुमाया होता है, बाद में नहीं होता है, इसलिए साइटोप्लाज्म लिखें काफ़ी। लोकेशन के बाद जी बेटा, ज़रूरी नहीं, आगे बताएंगे। बल्कि मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। तो इसमें सरफेरेस्ट राइबोसोम्स हैं। और यहाँ पर ये भी जहन में रखें, राइबोसोम में देखने पर एक मेम्ब्रेन आपको नजर आएगी। जहाँ भी सेल में मेम्ब्रेन का जिक्र आए ना, ये मेम्ब्रेन वो होगी जिसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन जैसी, यानी सेल के अंदर मेम्ब्रेन उसको तस्लीम किया जाता है जिसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी है। उससे हट के अगर कोई देखने में मेम्ब्रेन लगती है तो उसको मेम्ब्रेन तस्लीम नहीं किया। ठीक हो गया बेटा? तो ये स्ट्रक्चर अब बता रहे हैं, बल्कि स्ट्रक्चर से पहले इनकी टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। और एक को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे को कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो है स्ट्रक्चर, दोनों की कमोबेश मिलती है, थोड़ा सा फर्क है वो आपको बता देंगे। तो पहले स्ट्रक्चर में हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई भी हो सकती है, एक दूसरे से सेपरेट होना भी जरूरी नहीं, अलग थलग भी हो सकती है, जुड़ी हुई भी हो सकती है। तो फर्क कैसे करें हम? फर्क उनके ऊपर अगर राइबोसोम लगे हुए होंगे तो हम उसको रफ कहेंगे, अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो स्मूथ कहेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर में मजीद बताते हैं आपको। सबसे पहले दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स आर ट्यूब्यूल्स, यानी दो हालतों में पाए जा सकते हैं। बाज़ औक़ात वेसिकल्स थैली की शक्ल में है और बाज़ औक़ात पाइप की शक्ल में, ट्यूब्यूल्स की शक्ल में। तो कार्ल सिस्टर्नी
इन वेजिकल्स को खास तौर पर, लेकिन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिस्टर भी कहा जाए, ये नाम दिया गया। मसलन वेजिकल कैसी है, इस तरह की एक वेजिकल है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ट्यूब्यूल है तो ये इस तरह से है, सीधी होना जरूरी नहीं है, और बाज़ औक़ात ये दोनों की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। इसका आधा हिस्सा वेजिकल, आधा हिस्सा ट्यूबुलर हो सकता है। तो ऐसी सूरत में ये किस तरह से होगी, मसलन ये है वेजिकल और ये इसमें ट्यूब्यूल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा जाए तो ये तीन हालतों में हमें नजर आती है, वेजिकुलर फॉर्म, ट्यूबुलर फॉर्म एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिकल एंड ट्यूबुलर फॉर्म। शक्ल में स्मूथ और रफ में बज़ाहिर कोई फर्क नहीं। अब ये अगर इस पे कुछ भी लगा हुआ ना हो तो इसको स्मूथ कहा जाएगा। अगर इसमें छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं इस तरह, तब ये रफ कहलाएगा। और रफनेस के लिए भी शर्त नहीं है कि सिर्फ वेजिकुलर फॉर्म में ही रफ हो, ट्यूबुलर फॉर्म भी रफ हो सकती, दोनों रफ भी हो सकती, स्मूथ भी हो सकती। तो ये ग्रेन्यूल्स क्या है, ये है दरअसल राइबोसोम्स। शुरू में इनको अननोन ग्रेन्यूल्स या दाने समझा गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने जब राइबोसोम को आइडेंटिफाई किया, तब से कहा गया कि ये दाने नहीं हैं, ये राइबोसोम्स हैं। तो सर राइबोसोम्स को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? जी जी, इतने छोटे, बहुत छोटे हैं। राइबोसोम हर सेल में पाए जाते हैं, साइज में बहुत छोटे हैं, और इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, आम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ठीक हो गया जी। अब दोनों में फर्क तो सिंपल है, ये आपको अंदाजा हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। इसको क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER। ठीक हो गया। अब आते हैं इनके फंक्शन की तरफ। पहले स्मूथ के फंक्शन बताएं। स्मूथ ER क्या करते हैं, फंक्शन स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। फंक्शंस 5 हैं इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड आपको मालूम है, तेल और चर्बी को मिलाकर या इन जैसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सबको लिपिड्स कहा जाता है। असल में होता क्या, तवज्जो, इनके अंदर है एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो लिपिड्स को बनाए। लिपिड किससे बनते हैं, एक ग्लाइसरोल, 3 फैटी एसिड्स, उनको जोड़ने वाले एंजाइम इसके अंदर होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि रॉ मटेरियल इधर पहुंचेगा। रॉ मटेरियल क्या होगा, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड। जब इनके अंदर पहुंच जाएगा तो फिर उसको जोड़कर ये लिपिड्स बनेंगे। लिपिड सिंथेसिस एक इनका काम है। दूसरे हैं डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे जिस्म में जहरीली चीजें भी इंटर होती रहती हैं या बाय प्रोडक्ट के तौर पर, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बनती भी रहती हैं। उनके जहरीले असरात से हमें बचाने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऐसे एंजाइम हैं जो उन टॉक्सिक मटेरियल को ब्रेक करके उनकी टॉक्सिसिटी को खत्म करते। तो कितना अहम काम हो गया, लिपिड सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स उसमें भी इन्वॉल्व है ये। और तीसरा काम है एक्ट एज साइटोस्केलेटन। ये सेल के ढांचे के तौर पर भी काम करता है। क्योंकि आपको मैं मिसाल बताता हूँ, अगर ये सेल हमारा सेल होता, अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती, तो ये एक फुटबॉल की तरह होता ना। फुटबॉल में हवा होती है तो वो दबता नहीं है, हवा भरी हुई होती है तो फुटबॉल बाउंसी हो जाता है, टफ हो जाता है। तो सेल भी समझ लो ऐसा है, अगर यहाँ अंदर कुछ भी नहीं होगा तो दब जाएगा, इसकी शेप तो मेंटेन नहीं रहेगी। लेकिन ऑर्गेनल्स इनमें सबसे ज़्यादा ये हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सेल को कोलैप्स होने से बचाते हैं। अगर चाहिए इनका पहला फर्ज नहीं है, फर्स्ट ड्यूटी नहीं है, इनका असल काम तो ये है, लेकिन क्योंकि हैं तो ये सपोर्ट का भी काम करते हैं। तीसरा चौथा काम इनका, दे प्रोवाइड सपोर्ट या
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को सेल के अंदर पैक करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सेल के इस हिस्से से इधर ले आएंगे, इस हिस्से से उधर ले जाएंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कहेंगे तो ब्रॉडर सेंस आ जाएगा, यानी कोई भी चीज़ ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है ज़्यादातर ये लिपिड्स ही को ले जाते हैं, क्योंकि लिपिड इन्हीं के अंदर बनते हैं, तो बना भी लिया और पहुंचा भी दिया, दो काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और आखिरी काम भी है, पांचवा काम। इन मसल सेल्स दे स्टोर कैल्शियम। अगर इधर नहीं तो सेकंड ईयर में हम पढ़ेंगे मसल्स कैसे काम करते हैं। मसल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम चाहिए, और मसल्स के सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर ये कैल्शियम स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज का काम भी किया है इन्होंने। हाँ, एक बात और याद रखें, मसल के अंदर इनको सार्कोलीमा कहा जाता है, बल्कि सॉरी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन मसल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। असल में सार्को का मतलब मसल, मसल में सेल मेम्ब्रेन का नाम भी चेंज है, साइटोप्लाज्म का नाम भी चेंज है, वहाँ सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जा रहा है, वहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर ये नाम इस्तेमाल हो तो परेशान नहीं, आप सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं आए तो इसका क्या मतलब हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स। हो गया। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 5 काम किए, ठीक हो गया। अब आते हैं, देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं। दोबारा बताएं बेटा। हाँ, नाम में फर्क है, काम में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मैं मिसाल बताता हूँ, एक थैली है, आपके पास भी है, किसी और के पास भी। उस थैली में आप हो सकता है मेकअप का सामान हो, और दूसरा कोई सेठ आदमी हो, सेट होते हुए भी बंटवाना हो तो थैली में पैसे रख सकता है। तो इसका इस्तेमाल मामूली फ़र्क हो सकता है। स्टोरेज तो जनरल काम हो गया, अलबत्ता जो मटेरियल स्टोर किया जा रहा है उसमें फ़र्क हो सकता है। तो इनके फंक्शंस में वेरिएशंस हैं, ये इन्होंने सही सवाल किया है, आप जरा जहन में रखें। मसलन डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ लिवर के सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो करते हैं, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का अमल हर जगह नहीं हो सकता, ये लिवर में हो। तो मसल में स्टोरेज का काम किया इन्होंने, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन किया, किसी और जगह इन्होंने लिपिड सिंथेसिस किया। ट्रांसपोर्ट का काम हर जगह करेंगे, सपोर्ट का काम हर जगह करेंगे, ठीक हो गया। अब आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको रफ इसलिए कहा जाता है, मैंने पहले कहा है कि इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं, तो इनका काम थोड़ा सा चेंज होगा। पहला काम क्या होगा इनका जी, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये जुमला समझ लेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाने में किरदार अदा करते। कैसे किरदार अदा किया, राइबोसोम बनाएगा ना प्रोटीन का, और वो राइबोसोम इनके ऊपर बैठा हुआ है, तो इनका भी हाथ हुआ कि नहीं हुआ। मसलन मैंने एक छोटा बच्चा पीठ पे उठाया हुआ है, वो बच्चा दूध पी रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि बच्चे को दूध पिलाने में मेरा भी किरदार है, क्योंकि मैं उसको जगह दे रहा हूँ। तो ये इन्वॉल्वमेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस इनका काम नहीं है। दूसरा काम, एक्ट एज साइटोस्केलेटन, ये तो इनका मुश्तरका काम हुआ, ये भी साइटोस्केलेटन का काम करेगा। और तीसरा काम इनका है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अब यहाँ पर आप जरा जहन में रखें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में कौन सा मटेरियल ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोटीन। कॉमन सेंस ये है ना, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन बनते हैं, तो ये प्रोटीन को बना के ट्रांसपोर्ट करेंगे। और आगे मैं आपको बताऊंगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कि ये प्रोटीन को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है।
प्रोटीन मुकम्मल होने से पहले पेप्टाइड चेन को तो ये ट्रांसपोर्ट करते ही करते हैं, लेकिन प्रोटीन बनने के बाद, मुकम्मल होने के बाद भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर इनका नाम बदलता है, शक्ल भी थोड़ी सी बदलती है। तो किसने ज़्यादा काम किए, स्मूथ वाले ने, रफ वाले ने? स्मूथ वाले ने 5 काम किए, इन्होंने 3 काम किए। ठीक है, तो काम ज़्यादा करना, आजकल एक बड़ी टर्म इस्तेमाल होती है, नो हार्ड वर्क बट डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट क्या है, अकल इस्तेमाल करते हुए आप करेंगे तो कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाएगा, वरना अंधाधुंध मेहनत करेंगे हो सकता है आपकी एनर्जी ज़्यादा लगे, काम कम लगे। तो ये स्मार्टली काम है, बज़ाहिर देखने में काम है। ये था जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कल्चर। जी बेटा, वो इसलिए कहते हैं ये बहुत ज़्यादा है ना, और इनकी मेम्ब्रेन में, मैं यही तो आपको कह रहा था, बाद में बताऊंगा, कट के छोटी थैलियों में तब्दील हो जाती है, फिर वो छोटी थैलियाँ दोबारा मिलकर फिर एक और बड़ा कम्प्लेक्स बनाते हैं, इसीलिए मेम्ब्रेन फैक्ट्री आप उसको कह सकते हैं। ठीक हो गया। असल में कुछ ऑर्गेनल्स का एक रिश्ता भी है, वो रिश्ता भी मैं बताऊंगा, अभी पहले ही बताऊंगा तो शायद समझ में नहीं आए या मुश्किल पेश आए। 3 या 4 ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो शक्लें बदल कर, जैसे हम शुरू में पैदा होते हैं तो हमें इन्फेंट कहा जाता है, फिर थोड़े बड़े हो जाएं तो चाइल्ड कहा जाता है, और बड़े हो जाएं तो यंग मैन, उसके बाद ओल्ड मैन, आखिर में डेड मैन। तो एक ही के मुख्तलिफ उसमें नाम बदले ना, इसी तरह इनके भी नाम बदलते हैं, तो लिंक्स हैं उनके आपस में, वो बताऊंगा मैं आपको। अभी जो बुक की तरतीब से हम चल रहे हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम। राइबोसोम हम अपने हिसाब से पढ़ें तो सबसे पहले अकरेंस है all types of cells. All types of cells means प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट, एनिमल्स, कोई सेल ऐसा नहीं जिसमें राइबोसोम नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने 4 चीज़ें आइडेंटिफाई की थी और कहा था कि ये हर सेल में पाए जाते हैं, उनमें से एक है। लोकेशन में थोड़ा सा फर्क है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए, while in eukaryotic cells they are scattered in cytoplasm as well as attached with rough endoplasmic reticulum। सुन लिया बेटा मेरी बात? मैंने ये कहा सिंपली कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में तो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए भी हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच, 2 तरह से। तो यहाँ फिर सवाल पैदा होता है, ये प्रोकैरियोट में उसके साथ अटैच क्यों नहीं है? प्रोकैरियोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं, इसलिए। अच्छा, अब आते हैं इनकी कंपोजिशन जहाँ ज़रूरी हो उधर हमने हेडिंग में लिखना है। इनकी कंपोजिशन अलग है इसलिए बताना है। These are composed of proteins and RNA, राइबोसोमल RNA। RNA की 3 अक़साम हैं, उनमें से राइबोसोमल RNA इनके पास है। और कितना इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स कहें या ये भी कह सकते हैं कि इनमें 50% प्रोटीन है, 50% RNA, और इसीलिए इनको समटाइम्स राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहा जाता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, या आप न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हो। ये दरअसल कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स उनको कहा जाता है जो 2 डिफरेंट कैटेगरी के आपस में मिल गए। ठीक हो गया, कंपोजिशन हो गई। और स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क है। फर्क का मतलब ये है कि पास डिटेल डायग्राम और है, इनकी सक्सेसरी और है। जी बेटा,
ना मिटाओ। अच्छा ठीक। अच्छा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले these are very small vesicles या vesicular organelles। देखने में ऐसा लगता है कि ये थैलियों की तरह, लेकिन थैलियां हों जरूरी नहीं। और each ribosome is या consists of 2 subunits। हर राइबोसोम 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है। कौन कौन से सब यूनिट? लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। ये भी ज़हन में रहे, जब ये फंक्शन ना कर रहे हैं तो ये दोनों लार्ज और स्मॉल सब यूनिट एक दूसरे से अलग रहते हैं, लेकिन जिस वक्त ये फंक्शन कर रहे हो फिर जुड़ेंगे। ट्रैक्टर देखा है ना सब? ट्रैक्टर के पूरे ट्रैक्टर के कितने हिस्से? 2। आगे वाला इंजन, पीछे ट्रॉली। ये दोनों अटैचेबल हैं। कब अटैच किए जाते हैं? जब ट्रैक्टर से काम लेना, नहीं तो अलग करके रखें। ठीक है, मसलन आपने ट्रैक्टर ले जाना खरमा, सिर्फ उसमें सवार होके जाना चाहते हैं तो आप ट्रॉली लेके ना जाएं, आगे वाले हिस्से में सवार होके जाएं, वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा ना फिर। तो ये राइबोसोम का भी यही है, जब इन्होंने काम करना हो तब ये मिलते हैं, अदरवाइज ये नहीं।